नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच को मापने के तरीके क्या क्या हैं, मांग की लोच को किस प्रकार मापा जा सकता है। और हमने जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मांग की लोच को मापने की 4 तरीके हैं। पहला तरीका प्रतिशत विधि, दूसरा कुल व्यय विधि, तीसरा पॉइंट मेथड यानी बिंदु विधि और चौथा आर्क मेथड यानी चाप विधि। और इस पर 2 मेथड्स पर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था, जिनमें से कौन कौन से हैं। एक तो है परसेंटेज मेथड जिसे हम कहते हैं प्रतिशत विधि, और दूसरा है पॉइंट मेथड जिसे हम कहते हैं बिंदु लोच विधि। परसेंटेज मेथड और पॉइंट मेथड पर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम 2 अन्य पद्धतियाँ, 2 अन्य विधियाँ जिसे कुल व्यय विधि और चाप विधि कहते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको स्लाइड्स दिखा रही हूँ। परसेंटेज मेथड ये हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बिंदु लोच विधि के बारे में हम जान चुके हैं, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, डायग्राम देख चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं कुल व्यय विधि। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टोटल आउटले मेथड। कुल व्यय विधि, टोटल आउटले मेथड। ये जो टॉपिक है ये बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में है, एमए प्रीवियस में भी लगता है, 12th में भी लगता है। आपको 3 बार पढ़ने को मिलेगा, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन सही से नहीं कर पाते। ध्यान से सुनिए। कुल व्यय विधि किसने दिया है ये कंसेप्ट? एल्फ्रेड मार्शल ने। इस कंसेप्ट को किसने दिया है? एल्फ्रेड मार्शल ने। कई बार स्टूडेंट्स को ये जानकारी नहीं होती कि कुल व्यय विधि को किसने दिया है, मार्शल ने दिया है। और ये विधि क्या कहती है? ये विधि कहती है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप कुल व्यय में होने वाले परिवर्तन के आधार पर, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसके आधार पर कुल व्यय में होने वाले परिवर्तन के अकॉर्डिंग मांग की कीमत लोच का आकलन किया जाता है कि मांग की कीमत लोच किस प्रकार की होगी। जैसे मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होगी। मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होगी। कब होगी? जब टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा विद फॉल इन प्राइस। सिंपल सी भाषा में आपको कहूँ, जब कीमत और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में अपोजिट रिलेशन है। कीमत और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में कैसा रिलेशन है? अपोजिट, विपरीत संबंध है कि टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो कीमत कम होगी, कीमत कम होगी, कीमत बढ़ेगी तो टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा। कीमत के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा, कीमत के कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। यानी कीमत और कुल व्यय में यदि विपरीत संबंध पाया जाता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन यूनिटी। मांग की लोच जो है वो इकाई से अधिक होगी। सिंपल भाषा में कीमत और कुल व्यय में विपरीत संबंध पाए जाने पर मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होगी। दूसरी बात कि मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होगी। मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होगी। कब? जब वस्तु की अपनी कीमत में कम या अधिक होने पर वस्तु की कीमत कम होगी या ज़्यादा होगी। ये ऊपर वाला साइन क्या बताता है? बढ़ेगी, और नीचे वाला साइन बताता है कम होगी। वस्तु की कीमत बढ़ने पर या कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। कीमत बढ़े या कम हो, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कुल व्यय। वस्तु की कीमत बढ़े या कम हो, कुल व्यय एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो क्या होगा? मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होगी। मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होगी। थर्ड है लेस इलास्टिक डिमांड। इसमें मांग की कीमत लोच इकाई से कम होगी। लेस इलास्टिक डिमांड मतलब होता है कम लोचदार। लेस इलास्टिक डिमांड कम लोचदार। जब किसी वस्तु की कीमत कम होने से कुल व्यय कम हो जाता है। कीमत कम होगी तो कुल व्यय क्या होगा? कम होगा। मतलब कीमत और कुल व्यय में कैसा संबंध पाया जाएगा? सेम रिलेशन पाया जाएगा, प्रत्यक्ष संबंध पाया जाएगा। कीमत कम होने पर कुल व्यय कम होगा, कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाएगा। कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाएगा, कीमत कम होने पर
कुल व्यय कम हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो डिमांड होगी वो कैसी होगी, लेस इलास्टिक डिमांड होगी, कम लोचदार होगी, बेलोचदार होगी, मांग की लोच इकाई से कम होगी। ये एक ही शब्द है, कम लोचदार, बेलोचदार, मांग की लोच इकाई से कम होगी। कब होगी कम होगी, जब कीमत कम होने पर कुल व्यय कम होगा, कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाएगा। कीमत और कुल व्यय में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाएगा तो मांग की लोच इकाई से कम होगी। इस प्रकार कुल व्यय का कीमत से किस प्रकार का रिलेशन है उससे डिसाइड होगा कि मांग की लोच कितनी होगी। मांग की लोच इकाई से कम भी हो सकती है, इकाई के बराबर भी हो सकती है और इकाई से अधिक भी हो सकती है। डायग्रामेटिकली इसे देखते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर एक्स अक्ष पर दिखाया गया है और प्राइस को वाई अक्ष पर दिखाया गया है। टोटल एक्सपेंडिचर एक्स अक्ष पर देख रहे हैं हम और प्राइस को वाई अक्ष पर देख रहे हैं। ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, ये डायग्राम शो कर रहा है ईडी इज लेस इलास्टिक। यहाँ देखो ईडी एक से कम है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक से कम है। एक से कम होने का क्या कारण है, क्योंकि जैसे जैसे टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है प्राइस भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कीमत भी बढ़ रही है इधर से और इधर से टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, लेस देन 1 होगी। हमने पहले ही पढ़ा कि दोनों में प्रत्यक्ष संबंध है कि कीमत बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, तो मांग की जो लोच है वो इकाई से कम होगी। अब दूसरे स्लॉट में सी से लेकर डी तक देखिए आप, सी से लेकर डी तक क्या हो रहा है कि कीमत तो बढ़ रही है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। कीमत बढ़ रही है लेकिन कुल व्यय क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर है, उसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ रहा। तो मांग की लोच क्या है, इकाई के बराबर है। मांग की लोच क्या है, इकाई के बराबर है। तीसरा आप देखिए, जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है, कौन सा तीसरा स्लॉट, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक कीमत बढ़ रही है। कीमत के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, इस दिशा में जा रहा है ना। जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, इस दिशा में जा रहा है। तो क्या होगा, मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। दोबारा सुनिए, कीमत और कुल व्यय में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाए। यदि कीमत और कुल व्यय में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाए, कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े, कीमत कम होने पर कुल व्यय घटे, तो मांग की लोच इकाई से कम होगी। कीमत बढ़ने पर कुल व्यय समान रहे, कुल व्यय में कोई चेंज ना आए, कम होने पर भी कुल व्यय कांस्टेंट रहे, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। कीमत बढ़ने पर कुल व्यय कम हो, कीमत कम होने पर कुल व्यय बढ़े, अपोजिट रिलेशन हो, तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। ये देखिए, कुल व्यय तथा कीमत में विपरीत संबंध को बताता है कौन सा, टी बी, टी से लेकर बी तक। ई सी कुल व्यय तथा कीमत के बीच में धनात्मक संबंध को बताता है, ई से लेकर सी तक। और बी सी कुल व्यय के घटने या बढ़ने पर कुल व्यय को स्थिर होना दर्शाता है, ईडी बराबर 1 होगी। तो ये डायग्राम आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, मांग की कीमत तथा कुल व्यय में संबंध। मांग की कीमत तथा कुल व्यय में संबंध। वस्तु की कीमत में कमी के फलस्वरूप वस्तु की कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है। कम होने पर कुल व्यय क्या रहता है, यदि समान रहता है। वही चीज जो हमने डायग्राम में पढ़ी थी उसको एक सारणी का रूप दिया हुआ है। जो चीज हमने डायग्राम में पढ़ी है उसको क्या रूप दिया हुआ है, एक सारणी का रूप दिया हुआ है, उसमें हम स्टडी कर रहे हैं। पहले हमने थ्योरेटिकल पढ़ा, फिर हमने डायग्राम पढ़ा, अब उसको हम सारणी के रूप में पढ़ रहे हैं। बात एक है, रिजल्ट एक है। बात एक है और रिजल्ट एक है कि यदि वस्तु की कीमत कम होती है, दोबारा सुनिए, वस्तु की कीमत कम होती है तो कुल व्यय क्या रहता है, समान रहता है। कुल व्यय समान रहता है। वस्तु की कीमत कम होने पर कुल व्यय समान रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, 1 के बराबर होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, 1 के बराबर होगी। वस्तु की कीमत कम होने पर कुल व्यय बढ़ता है, यानी अपोजिट रिलेशन है कीमत और कुल व्यय में। वस्तु की कीमत कम होने पर कुल व्यय बढ़ता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से अधिक होगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से अधिक होगी। कुल व्यय कम होने पर
कीमत कम होने पर कुल व्यय बढ़े तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से अधिक होगी। यदि कीमत कम होने पर कुल व्यय भी कम हो जाता है, कीमत कम होने पर कुल व्यय भी कम हो जाता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम होगी। तो मांग की जो लोच है वो 1 से कम होगी। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की चाप लोच विधि। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की चाप लोच विधि। इट इज एन एवरेज पोजीशन और रिस्पॉन्सिवनेस। ये कैसा है? एक औसत पोजीशन है, औसत स्थिति है। औसत स्थिति कैसी है कि क्वांटिटी को हम एक्स अक्ष पर दिखाएंगे और प्राइस को हम वाई अक्ष पर दिखाएंगे। देखो इसके नाम से ही स्पष्ट है, चाप लोच विधि। ये जो कुल व्यय विधि है ये आपको क्लियर हो चुकी होगी। जैसे हमने बिंदु लोच विधि पढ़ी थी, तो बिंदु लोच में हमने क्या पढ़ा था कि किसी एक पॉइंट पर मेजर करना है चाप। ये देखो ए से लेकर बी तक एक चाप की स्थिति है। अब इन दोनों बिंदुओं पर हमने क्या मेजर करना है? मांग की लोच मेजर करना है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है ईपी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ये तो वैसा ही है, ईपी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2। P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2 ये चाप लोच विधि का फॉर्मूला है। डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2। P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2, ये क्या है? चाप लोच विधि। तो देखिए हमने 4 मेथड्स पढ़ लिए। पहला प्रतिशत विधि, दूसरा बिंदु लोच विधि, तीसरा कुल व्यय विधि, चौथा चाप लोच विधि। यदि हम किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी है तो बिंदु लोच विधि का उपयोग करेंगे। चाप पर मांग की लोच ज्ञात करनी है तो चाप लोच विधि का उपयोग करेंगे। इस प्रकार से ये हुए मेथड्स टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच को मापने की तरीके। मेथड्स टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच को मापने के तरीके। अब हम बात करेंगे मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? पहला कारक है वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी कहते हैं वस्तु को, वस्तु की प्रकृति कैसी है। साधारणतः ये देखा जाता है कि अनिवार्य वस्तुएं जैसे नमक हुआ, मिट्टी का तेल हुआ, माचिस हुई, इनकी कम लोचदार होती हैं। भी अनिवार्य वस्तुएं हैं तो उपभोक्ता खरीदता ही खरीदता है। विलासिता की वस्तुएं, एयर कंडीशनर हुआ, कीमती फर्नीचर हुआ, ये अधिक लोचदार होती हैं। जैसे ही कीमत में कम ज़्यादा होता है इनकी डिमांड बढ़ जाती है। आरामदायक वस्तुएं, दूध, कूलर, पंखे, इनकी लोच औसत दर्जे की होती है। दोबारा सुनिए, जो नेसेसरी गुड्स हैं उनकी लोच क्या होती है? कम होती है। जो लग्जरी गुड्स हैं उनकी लोच ज़्यादा होती है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं संयुक्त मांग वाली वस्तुएं जैसे पेन, स्याही, तो ये सब क्या है? बेलोचदार होती हैं। इनकी मांग क्या है? साधारणतः बेलोचदार होती है, एक दूसरे के बिना संभव नहीं होती। दोबारा सुनिए कि वस्तु की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि कैसी होगी मांग की लोच। अगर अनिवार्य वस्तुएं हैं तो कम लोचदार होगी, विलासिता की वस्तुएं हैं तो ज़्यादा लोचदार होगी। इस प्रकार सेकंड है प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धि। ऐसी वस्तुओं की मांग जिनके निकट प्रतिस्थापन, जैसे जिनकी मांग सापेक्षतः अधिक लोचदार होती है। निकट प्रतिस्थापन की मांग क्या होती है? सापेक्षतः अधिक लोचदार होती है। ठीक है। थर्ड है उपयोग में विविधता। थर्ड है उपयोग में विविधता। जिन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। जिनकी वस्तुओं के अधिक उपयोग होते हैं उनकी मांग क्या होती है? अधिक लोचदार होती है। उदाहरण के लिए बिजली के विभिन्न उपयोग हैं। बिजली का प्रयोग बल्ब, हीटर, प्रेस गर्म करने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। ठीक है। यदि बिजली की कीमत बढ़ जाएगी तो महत्वपूर्ण कार्यों, बिजली का बल्ब जलाने में ही किया जाएगा एवं कम महत्वपूर्ण कार्य प्रेस गर्म करने के लिए नहीं किया जाएगा। उपभोग का स्थगन, उपभोक्ता की आदत, किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात, कीमत स्तर, क्रेता की आय का स्तर, ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें
जो है वो मांग की लोच को प्रभावित करती हैं। उपभोग का स्थगन कैसे प्रभावित करता है? जिन वस्तुओं की उपभोग को भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है उनकी मांग की लोच अधिक लोचदार होती है। यदि हम भविष्य के लिए सोचेंगे, भविष्य में बना लेंगे, तो उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। जैसे आवासीय मकानों को उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। ब्याज की दर अधिक होती है तो हम मकान की मांग को स्थगित कर देते हैं। हम सोचते हैं आप मकान नहीं खरीदेंगे, जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी तब मकान खरीदेंगे। क्रेता के आय का स्तर, जैसे ही मांग की लोच जो है आय स्तर पर डिपेंड करती है। वस्तु उपभोक्ता अधिक आय वाले होते हैं तो कीमत बढ़ने पर भी मांग की गई मात्रा में कमी नहीं करेंगी और मांग की लोच कम होगी। अगर क्रेताओं के आय का स्तर कम है तो मांग की लोच अधिक होगी। इस प्रकार ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, मांग की लोच को प्रभावित करती हैं। कीमत स्तर कैसे प्रभावित करेगा? मांग की लोच संबंधित वस्तु की कीमत स्तर पर भी निर्भर करती है। कीमत स्तर ऊंचा होगा तो मांग की लोच अधिक होगी, कीमत स्तर नीचा होगा तो मांग की लोच कम होगी। किसी वस्तु पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात, एक उपभोक्ता जिन वस्तुओं पर अपनी आय का बहुत बड़ा भाग खर्च करता है तो उनकी मांग लोचदार होती है, और थोड़ा भाग खर्च करता है तो उनकी मांग भी लोचदार होती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, मांग की कीमत लोच को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। आज का हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट, जिसमें हमने पढ़ा कि मांग की लोच को मापने के तरीके क्या क्या हैं और मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। आशा है कि आप सभी इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।